नमस्कार दोस्तों। मृणाल एक शराबी। हेलो हाय मृणाल कुणाल भाई। ईश्वर की भाई। कृपा। हाय फ्रेंड्स, ईश्वर की कृपा है। फेलोशिप की छत्र छाया है, आप साथियों का साथ है, घर वालों का जबरदस्त सपोर्ट है, शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर। और यार सुबह से कोई पीने की इच्छा नहीं हुई, किसी प्रकार की मन में कोई उथल पुथल महसूस नहीं हुई, और कोई जद्दोजहद मुझे अपने आप से नहीं करना। और दोस्तों, ये जो मेरी बीमारी से दूर रहने की शक्ति है और शराब से दूर रहने की शक्ति है, आप लोगों से मेरे को मिलती है, फेलोशिप से मेरे को मिलती है, ईश्वर से मेरे को। लेकिन सच बताऊं तो एक लंबे समय तक ऐसी किसी भी शक्ति को मैं नकारता रहा। ऐसी कोई भी शक्ति जो बाहरी किसी स्रोत से आती और मेरे लिए काम कर सके, मेरी हेल्प कर सके, उसे मैं हमेशा से ही नकारता रहा था। क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली इन द सेंस के शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से मैं लोगों को नियंत्रित कर सकता हूँ, उनसे अपनी बात मनवा सकता हूँ, मैं परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता हूँ, और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ऐसा मेरा मन में एक अहम था, घमंड था। और ये जो धारणा थी मेरी और ये जो मेरा घमंड था, वो शराब मेरे जीवन में आने के बाद उसने क्या क्या तबाहियां मचाई हैं। तो वो जो कहानी है, मुझे लगता है दोस्तों मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। एक शराबी फिर शराब पीकर और अपने घमंड में आकर फिर क्या क्या तांडव करता है, क्या क्या गड्ढे खोदता है अपनी लाइफ में। तो हाँ, दोस्तों शराब जो थी मेरी लाइफ में वो तो काफी बाद में आई। लेकिन शराब के प्रति जो आकर्षण था वो काफी कम उम्र में मेरे अंदर आ गया। और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि जब मैं बहुत कम उम्र का था, फोर्थ या फिफ्थ क्लास में लगभग था, तो उस समय मेरे घर में पार्टियां हुआ करती थी। और मेरे पिताजी अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स पर, ये सप्ताह में एक दिन या मंथ में एक या दो दिन, कभी कभी वो लोग पार्टियां किया करते थे। और वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट किया करती थी, बहुत ज़्यादा आकर्षित किया करती थी। जब मैं उन्हें देखता था कि वो लोग इकट्ठे होकर पैक बनाते हैं, ग्लास में शराब डालते हैं और फिर चुस्कियां लेकर पीते हैं और स्नैक्स खाते हैं, तो वो चीज़ मेरे को बहुत आकर्षित करती थी। हालांकि उस समय मेरी उम्र ऐसी थी कि मुझे पता भी नहीं था कि शराब का मतलब क्या होता है, नशा क्या होता है, या नशा करने से क्या होता है। ये सारी चीजें ना मालूम होते हुए भी वो सारी एक्टिविटी जो थी वो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। इसी के साथ टीवी पर कभी कोई फिल्म आती थी, कोई एडवर्टाइजमेंट आता था जिसमें कोई नायक या खलनायक शराब पी रहा होता था, तो मेरे को वो स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और मैं हमेशा यही सोचा करता था कि बड़े होकर ये काम जरूर करके देखना है यार, शायद इसमें बहुत ज्यादा मजा आता हो। हालांकि मेरे जो पिताजी थे वो सोशल ड्रिंकर थे। और जब उन्होंने देखा कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो उनको लगा कि यार बच्चे के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा मेरी शराबियत का। तो उन्होंने शराब छोड़ी, लगभग आज से मेरे ख्याल से 35 साल या उससे एक दो साल ऊपर ही होंगे। और उन्होंने शराब छोड़ दी और उन्हें कभी दोबारा जीवन में ना तो शराब पीने का विचार आया और ना उन्हें जरूरत पड़ी शराब। तो इस तरह से वो एक सिलसिला था, वो मेरे बचपन में ही खत्म हो गया था। हमारे यहाँ वो पार्टियां, जब जिस दिन से मेरे पिताजी ने शराब छोड़ी, वो पार्टियां होना भी बंद हो गई। गाहे बगाहे कभी कभार कोई आया करता था, कोई गेस्ट आया करता था। तो मेरे पिताजी को खिलाने पिलाने का बड़ा शौक था, तो हमारे घर में शराब की बोतलें जरूर रखी रहा करती थी। कुछ एक मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे अंकल वगैरह, मेरे दादाजी वगैरह, तो वो जब आते थे तो उनके लिए शराब मेरे पिताजी घर में जरूर रखते। और उसी उम्र में दोस्तों, जब मैं कोल्ड ड्रिंक पिया करता था या कोई जूस पिया करता था, तो मुझे पता भी नहीं था कि शराब क्या होती है, लेकिन मैं ये अज्यूम करके पिया करता था कि मैं शराब पिया हूं। और धीरे धीरे समय निकलता गया। मतलब वो कहते हैं ना कि यार जन्मजात शराबी होते हैं हम में से ज्यादातर। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज मेरे अंदर थी। और जब धीरे धीरे समय गुजरता गया, और मैं मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, नाइन्थ क्लास में था। और नाइन्थ क्लास में एक दिन मौका कुछ ऐसा मिला कि मेरे घर वालों को कहीं रिश्तेदारी में, शादी में जाना पड़ा, और मैं घर पर अकेला था। और तभी मेरे दिमाग में विचार आया कि यार आज मैं शराब पीकर देख सकता हूँ। और मेरे घर में एक बॉटल रखी हुई थी, आधी भरी बॉटल। और मैंने सोचा कि यार इसमें से थोड़ी शराब मैं निकाल लेता हूँ और उतनी मात्रा में पानी मिला दूंगा। और मैंने ऐसा ही करा और एक पैग मैंने बनाया और वो पैग मैंने पी लिया। लेकिन दोस्तों उस दिन मेरे को बहुत कोई मजा आया नहीं, और बहुत ज्यादा मैंने उस चीज को एंजॉय नहीं करा। और मेरे को लगा यार मैं बहुत अट्रैक्ट था जिस चीज के प्रति, वो उतना अच्छा नहीं है, उतना मजेदार नहीं है। और लगभग उसके बाद 2 साल तक मेरे को शराब पीने का कोई विचार नहीं आया। और जब मैं ट्वेल्थ क्लास में पहुंचा तो स्कूल का पहला ही दिन था, और स्कूल का पहले ही दिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिला, और अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैंने उनसे कहा यार बियर पी के देखो। वो लोग डर रहे थे, उन्होंने कभी नशा कोई किसी प्रकार का किया नहीं था। और मैंने जितनी जानकारी जुटाई थी नशे के बारे में, उससे मुझे ये पता था कि यार बियर में थोड़ा कम नशा होता है और स्मेल नहीं आती। तो इस तरह से हमने प्लानिंग बनाई, किसी तरह उन दोनों को मैंने कन्विंस किया, और हम लोगों ने जाके एक बियर खरीदी और हम तीनों ने उस बियर को शेयर किया आपस में। लेकिन उसमें भी मेरे को कोई बहुत खास मजा नहीं आया, क्योंकि छुप छुपा के वो काम हमने किया था।
और दोस्तों इसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। उस साल मेरे को याद है कि लगभग 3 या 4 बार ऐसा कभी हुआ कि हम दो 3 या 4 दोस्त लोग मिले और आपस में हमने बियर शेयर करी। और देन मैं कॉलेज में पहुंचा। और कॉलेज का मेरे को याद है कि स्कूल 12th पास करने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ एक कॉलेज में एडमिशन फॉर्म जमा करने गया था। वहां से मैं लौट रहा था और वो बारिश का महीना था और हल्की हल्की बारिश हुई और मैंने अपने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा यार चल बियर पीते हैं। और उसने मेरे से कहा, वो ऑलरेडी पहले से नशा करता था, शराब का सेवन वो करता था, तो उसने कहा पागल है क्या, बियर में क्या होता है, अपन विस्की पीते हैं। मैंने कभी विस्की पी नहीं थी, तो रेगुलरली बियर ही पिए थी उसके पहले 3 या 4 बार। तो मेरे मन में थोड़ा डर था, मैंने कहा नहीं यार विस्की पीने से तो पता चल जाएगा, घर पे स्मेल भी आएगी और हो सकता है चढ़ भी जाए। तो उसने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बहुत समय है, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे शराब पीना है। और वो मेरे को एक बार में लेकर गया और वहां बैठकर हमने क्वार्टर बुलवाया, कुछ स्नैक्स उसने ऑर्डर किए। और दोस्तों उस दिन जो मेरे को आनंद आया ना शराब पीने का, वो खुलकर शराब पीना, चुस्कियां लेकर, जैसा मैंने बचपन में देखा था और चाहा था कि यार ऐसे कभी मैं शराब पीऊंगा, वो इच्छा मेरी पूरी हो गई और मेरे को हल्का हल्का उस दिन सुरूर भी हो गया। और वो आनंद यार हमेशा हमेशा एक अमिट छाप छोड़कर चला गया मेरे मन में। वो मजा मैं दोहराने के लिए फिर बेकरार रहने लगा। और फिर आने वाले समय में 2-3 बार मैंने ऐसा ही किया, कुछ एक आध किसी दोस्त को मैं अपने साथ रखता था, चाहे वो शराब पीता हो या ना पीता हो, और मैं उसी बार में जाया करता था, वही स्नैक्स ऑर्डर किया करता था। और इस तरह से धीरे धीरे मेरी शराबियत बढ़ी। कॉलेज में जब मैं आया तो 3 या 4 दोस्त और भी मेरे ऐसे थे जो पहले से शराब पिया करते थे और हमारी काफी मित्रता हो गई। और हम महीने में 3 या 4 बार ऐसी पार्टियां किया करते थे और आपस में कंट्रीब्यूशन करके। और दोस्तों उस समय मेरे को लगता था कि यार मेरे को अभी नशा उतना हुआ नहीं है, जबकि मेरे वो जो दोस्त मेरे साथ शराब पिया करते थे वो 1 या 2 पैग में उनकी संतुष्टि हो जाती थी। और मेरे को ऐसा लगता था यार मेरे को थोड़ी सी और शराब पीना चाहिए। और पार्टी खत्म होने के बाद मैं इंसिस्ट किया करता था अपने दोस्तों को, यार चलो एक क्वार्टर और लेते हैं। और यदि कोई मना भी कर देता था तो मैं अपने पैसे से लेकर आता था, थोड़ी और शराब पिया करता था। और मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त था, अभी भी है, वो मुझसे कहा करता था, यार तू बड़ा डिसेंट है तरीके से शराब पीता है और तू हमसे ज्यादा शराब पीता है, और ना तो तेरी ये जुबान लड़खड़ाती है ना ही तेरे कदम लड़खड़ाते हैं, बल्कि बल्कि और तेरी भाषा में बोलचाल में और डिसेंसी आ जाती है, और तू तो शेर है शराब पीने के मामले में। और ये तारीफ जब मैं सुना करता था ना तो मेरी छाती चौड़ी हो जाया करती थी और मेरे को बड़ा मजा आता था इस तरह की तारीफ। और कहीं ना कहीं यार इस चीज ने मेरी शराबियत में इजाफा किया। और मैं अपने दोस्तों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम लोगों से ज्यादा शराब पीता हूँ, थोड़ी ज्यादा मात्रा में शराब पिया करता था, और मैं उनका थोड़ा कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ाया करता था कि यार तुम लोगों को पीना नहीं आता, तुम लोगों को बड़ी जल्दी चढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज दिखाने की कोशिश किया करता था कि देखो मैं शराब का चढ़ना न चढ़ना वो तो हमारे ऊपर है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसके आगे शक्तिशाली हूँ। ये चीज मैं उनको दिखाने की कोशिश किया करता था। और दोस्तों मुझे लगा तो करता था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, बड़ा जीनियस हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज थी जिसकी बहुत ज्यादा कमी थी। बिग बुक में लिखा भी है कि शक्ति की कमी हमारी दुविधा थी। वो दुविधा मेरे अंदर भी थी कि लोगों से घुल मिल नहीं पाता था बहुत जल्दी। अपने मन की बात अगर किसी से कहनी थी होती थी तो मुझे उसमें बड़ी समस्या आती थी। हालांकि मैं अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानता था, लेकिन फिर भी ये कमी कहीं ना कहीं मेरे को कहीं शादी पार्टी में नाचने की बारी आती थी तो मुझे नाचने में बहुत ज्यादा संकोच हुआ करता था। लेकिन दोस्तों मैंने देखा कि शराब जैसे ही मेरी लाइफ में आई और जहां 2 से 3 पैग मेरे अंदर जाते थे तो वो शर्म, वो हया, वो झिझक, वो सारी की सारी कहाँ काफूर हो जाती थी मुझे पता नहीं चलता था, और मेरी पर्सनालिटी में एक जबरदस्त चेंज आ जाया करता था। और मुझे अचानक लगा कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज। और कभी भी किसी भी तरह की गैदरिंग में जब तक फिर शराब नहीं मिल जाती थी तो मेरे को मजा ही नहीं आता था, चाहे वो कॉलेज की पार्टी हो, किसी शादी में जाना हो, चुपके मैं 1 पैग 2 पैग लगा के जाया करता था और बहुत ही इंजॉय कर रहा था दोस्तों। लेकिन जल्दी ही वो समय आ गया जब शराब ने मुझे एक दिन ये बता दिया कि मैं उसके ऊपर शक्तिहीन हूँ। वो मेरे लिए पहली चेतावनी। और हुआ यूं कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे था और हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पिकनिक स्पॉट पे गए थे। मेरा एक दोस्त शराब की एक पूरी बोतल लेकर आया था और हम 7 या 8 लोग लगभग थे, और हम 7-8 लोगों ने, वो सभी नए नए शराबी थे तो वो 1-1 पैग वाले लगभग 1-1 पैग सभी ने पिया। और सभी ने बोल दिया कि भाई ठीक है काफी है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे। और आधी बोतल लगभग यार शराब उसके अंदर बची हुई थी और मेरे को ये लग रहा था कि यार मेरे को और पीनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नशे की कमी है मेरे अंदर, अभी चढ़ा नहीं है, ठीक से चढ़ी नहीं शराब। दूसरा मेरे को लग रहा था कि इनको थोड़ा दिखाऊं तो यार कि 1-1 पैग में ढेर होने वाले हैं और शराब कैसे पी जाती। और दोस्तों धीरे धीरे करते करते वो पूरी की पूरी आधी बोतल मैं पी गया।
मैं भी एक नया नया शराबी ही था उस समय, और जब आदि होटल मेरे अंदर गई तो मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मेरे अंगों पर मेरा नियंत्रण चला गया, मेरे से ठीक से बोलते नहीं बन रहा था। ब्लैकआउट जैसी स्थिति नहीं बनी, बेहोशी वाली स्थिति तो नहीं बनी, लेकिन आसपास की सारी दुनिया मेरे को एकदम गोल और घूमती हुई सी नजर आ रही। वो पहला मौका था जब शराब ने मुझे ये बताया था कि यार मैं आपके आगे शक्तिहीन हूँ, लेकिन मैं उस पर चेतावनी को समझ नहीं पाया। और जैसे तैसे थोड़ा नशा कम हुआ, और मैं अपने घर वापस आया, और फिर अगले दिन मैंने ये प्रण किया कि नहीं यार अब ऐसा कभी नहीं होगा। शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए मैं ज्यादा मात्रा में शराब का मैंने सेवन कर लिया था, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। और इस तरह से फिर कुछ दिनों बाद शराब पीने का मौका मिल गया। धीरे 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 करते करते वो शराब की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और मेरे जो शराब पीने की फ्रीक्वेंसी थी, वो भी जो रोटेशन हुआ करता था, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। दोस्तों, ये वो समय था, हम सभी को पता है कि स्टूडेंट लाइफ जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो दूसरे युवाओं की तरह मैं भी अपने कैरियर को लेकर बड़ा सजग था, और बहुत ही क्लियर गोल्स मेरे पास थे कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, और उसके लिए मेरे पास ठोस प्लानिंग थी। मैं मेहनती था, पढ़ाई में ठीक ठाक था, और मेरे को मालूम था कि यार जितना नॉलेज जिस हिसाब से मैं ले रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, उस हिसाब से जो चीज मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहूंगा। और दोस्तों, प्रयास उसके लिए भी कर रहा था, लेकिन साथ में शराब चल रही थी, और शराब के चलते चलते हो क्या रहा था, जिस चीज को मैं नहीं समझ पा रहा था वो ये था कि मेरे जीवन के प्रति जो मेरे उद्देश्य थे उनसे मेरा जो फोकस था वो धीरे धीरे हटता जा रहा था, और ये चीज मुझे समझ में नहीं। अभी होता क्या था कि मैं उस समय कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां किया करता था, और जब भी कोई मैं फॉर्म सबमिट किया करता था तो फिर कुछ समय के लिए शराब पीना मैं छोड़ दिया करता था, और मेरे को सफलताएं भी मिली। और पहली ही बार जब मैंने एक रिटन टेस्ट क्लियर किया था, वो 3 चरणों में परीक्षा होनी थी, और मेरे को बड़ी खुशी हुई। उसके पहले मैंने शराब लगभग 4 महीने नहीं पी थी, 4 या 6 महीने। और मैंने ये सोच के रखा था कि अब तब तक शराब नहीं पीऊंगा जब तक ये जो जिस जॉब के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ ये मेरे को हासिल नहीं हो जाती। और दोस्तों, पहला चरण तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, और मुझे पता था दूसरा चरण है और फिर इंटरव्यू है, वो भी मैं बहुत आसानी से निकाल दूं। लेकिन दोस्तों, दूसरे चरण की तैयारी जब मैं कर रहा था तो मेरे को लगा कि यार थोड़ी सी बीच में ली जा सकती है, और मैंने वो शराब ले ली, और फिर वो मेरा सिलसिला शुरू हो गया, और मैं ठीक से उसकी तैयारी मैं नहीं कर पाया उस एग्जाम की, और वो मैं क्लियर नहीं हो पाया। और दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं हुआ, बार बार रिपीटेशन होने लगे कि एक आध सफलता मेरे को हाथ लगती थी, लेकिन पूरी तरह वो मुकाम हासिल करने में मैं असमर्थ रह जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे निराशा भी जीवन में आ रही है ना। लेकिन उसके बाद भी मेरे मन का जो घमंड था ना कि मैं यार कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को लग रहा था कि ठीक है यार, ये दो चार असफलताएं मेरा क्या बिगाड़ेंगी, मैं तो बहुत प्लानिंग वाला इंसान हूँ, और बहुत योजनाबद्ध तरीके से बहुत मेहनत भी करता हूँ, और सब मेरे को आता है, सब हैंडल में कर लूंगा। वो अपने आप को शक्तिशाली मानने का जो घमंड था वो मेरे अंदर से कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ था घर करके। और ये सारी चीजें जो मेरे साथ हो रही थी वो मेरे समझ में आ नहीं रही। फिर ऐसा समय भी आया दोस्तों जब घर वालों को पता चल गया, मेरे पिताजी को पता चल गया, और इस कारण मेरे को बहुत शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे से बड़ी उम्मीदें थी, और मेरे घर वालों को ही नहीं, मेरी सोसाइटी के जो लोग थे वो, उनमें मैं आदर्श लड़का हुआ करता था। मेरा जो परिवार था और उसमें मैं आदर्श, मेरे जो समाज वाले थे वो भी मेरे को आदर्श लड़का मानते थे, और उनका सभी का ये मानना था कि यार ये कुछ ना कुछ करेगा। और मेरे पिताजी का मानना था कि ये मेरा बेटा तो नाम रोशन करेगा। वो बड़े गर्व के साथ मेरा नाम लेते थे कहीं भी लेते थे। लेकिन जैसे ही उनको मालूम चला कि मैं शराब पी रहा हूँ तो उनको बड़ा धक्का लगा, और इस वजह से मुझे भी बहुत शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। और मैं भी कहीं ना कहीं अपनी सोशल इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुआ करता था कि यार किसी को ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं शराब पीता हूँ, सिर्फ सिवाय मेरे दोस्तों को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे माता पिता को भी पता चल गया है कि मैं शराब पीता हूँ, तो फिर मैंने शराब ना पीने का प्रण किया। मेरे पिताजी के पैर पड़ के मैंने कसम खाई कि मैं आज कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और लगभग 1 साल तक शराब मैंने छुई भी नहीं है। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि एक कोई और रिटर्न टेस्ट मेरा निकला, और उसका इंटरव्यू देने के लिए मुझे बाहर किसी शहर जाना था। और जब मैं उस शहर पहुंचा तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था उस इंटरव्यू को लेकर, और मुझे लग रहा था कि यार बस कुछ क्षण दूर ही मेरी मंजिल है। लेकिन मैं होटल में रुका था, और अगले दिन मेरा इंटरव्यू था, और रात में मेरे को ये ख्याल आया कि यार घर वालों के सामने मैंने मेरे अपने पिताजी से वादा जरूर करा है, यहाँ कौन से मेरे पिताजी को पता चल रहा है, थोड़ी सी मैं शराब पी लेता हूँ। और फिर दोबारा मेरे हाथ में शराब आ गई। लेकिन उस रात ही यार मैंने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि अगले दिन वो मुश्किल मैं उठा,
बहुत मुश्किल से मैं तैयार हो सका, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैंने इंटरव्यू दिया। बहुत ही खराब वो मेरा इंटरव्यू गया और मैं वापस लौट आया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक नई प्लानिंग मेरे पास आ गई, एक नई योजना मेरे पास आ गई और मेरे को लगा कि यार घर वालों के सामने मैंने कसम खाई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं बाहर जाकर तो शराब पी सकता हूँ। और जैसे ही विचार मेरे दिमाग में आया तो फिर जो कहते हैं ना कि मेरा चतुर चालाकी चालाक और मायावी दिमाग है, उसने योजनाएं बनाना शुरू कर दी। मैं उन दोनों किसी कंप्यूटर सेंटर में जाया करता था और किसी भी इंस्टीट्यूशन का लोगो कॉपी करके पेज पर पेस्ट किया करता था और एक झूठा कॉल लेटर टाइप किया करता था, उसे अपने घर का एड्रेस लिख कर पोस्ट कर दिया करता था। और जब वो लेटर मेरे घर में मिलता था तो मैं अपने घर वालों को बताता कि देखो फला फला शहर, इस एग्जाम का मैंने अप्लाई किया था और ये एग्जाम देने मेरे को फला फला शहर में जाना है। और इस बहाने कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, आधे से ज्यादा भारत घूम लिया दोस्तों। लेकिन घुमा क्या यार, जहां भी मैं जाता था मेरा उद्देश्य केवल एक ही होता था कि होटल बुक करना है, एक दो दिन शराब पीना है और फिर वापस आ जाना। और इस तरह से यार गाड़ी चलती रही। कहीं कुछ विशेष मैं कर नहीं पाया अपने करियर में। फिर मैं एक प्राइवेट जॉब करने लगा और जब मैं प्राइवेट जॉब करने लगा तो वहां पर वो जॉब कुछ ऐसी थी कि उसमें हेरा फेरी की जा सकती थी। हाँ, मैं वो हेरा फेरी करने लगा। मेरे नंबर 2 की कमाई आने लगी और काफी सारा पैसा मेरे हाथ में आने लगा। और जब ऐसा होने लगा तो वो पैसा मैं जी भर के शराब में उड़ाने लगा। और जैसे जैसे मेरी शराब पीने की जरूरतें बढ़ती गई, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी, मैं ज्यादा हेर फेर उस काम में करने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस में सभी को पता चल गया कि मैंने बड़ा गड़बड़ झाला करके रखा हुआ है और उस जॉब से मेरे को डिसमिस कर दिया गया। हालांकि फिर दोबारा मेरे को दूसरी जॉब भी मिल गई। उसी बीच में मेरे पिताजी जो थे वो रिटायर हो गए थे और उस समय मैं भोपाल में रहा करता था और मेरा नेटिव प्लेस खातेगांव जहाँ मैं भी रहता हूँ, तो वो लोग सभी खातेगांव शिफ्ट हो गए थे और मैं अकेला बचा हुआ था। और मेरे को लग रहा था कि यार मैं अकेला हूँ यहाँ, मेरे को शराब पीने का बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है। और अभी तक मेरी शराब जो थी वो लगभग रोज पे आ गई थी, शाम को डेली की शराब मैं पिया करता था। मुझे लगता था कि यार मैं चूंकि अकेला हूँ इसलिए मैं इतनी ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, ये जॉब अब छोड़ता हूँ और मैं अपने माता पिता के पास जाके रहूंगा। इस तरह से मैं अपनी शराब पे काबू पा सकूंगा। अब मैंने वहां से जॉब छोड़ी और मैं घर आ गया यहाँ पर, अपने नेटिव आ गया। और वहां पर फिर अ, जब भी मौका मिलता था कहीं कहीं बाहर जाने का, शराब तो बंद नहीं हुई लेकिन ये था कि काफी नियंत्रण में मेरी शराब आ गई थी। इतना हो गया था कि कभी जब मैं बाहर जाया करता था या मेरे घर वाले बाहर जाया करते थे, घर पे कोई नहीं हुआ करता था, तब मैं शराब पी लिया करता था। और धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और फिर मेरी शादी की बात हुई। मेरी शादी फिक्स हो गई और जिनसे मेरी शादी फिक्स हुई उनसे मेरी बातचीत हुआ करती थी फोन पे। और उन्हें मैंने बता दिया था, मेरी वाइफ को मैंने बता दिया था कि यार मैं कभी कभी शराब पीता हूँ। तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे वो भी सोशल ड्रिंकर थे। और मेरी जो वाइफ थी उन्होंने मेरे ससुर जी को शराब पीते देखा था और उनको ये लगता था कि यार इसी तरह मेरा हस्बैंड भी शराब पीता होगा, तो उसने कोई आपत्ति इस चीज में रखी नहीं। और मेरी जब शादी हुई तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा नई जिंदगी की शुरुआत हुई और मैंने प्रण भी किया था कि यार मैं शराब नहीं। और कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन भी होता है कि नया आदमी व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, तो अपनी वाइफ में इम्प्रेशन डालने के लिए वो चीज मेरे को रोक के रखा। लगभग 2 महीने तक तो यार मैंने शराब को हाथ लगाया नहीं और मेरी वाइफ को भी पता नहीं चला, वो उसके लिए भी आई गई बात। हालांकि मैंने उसको पहले बता दिया था लेकिन हमारे बीच में कभी इसको लेकर बात नहीं हुई। लेकिन एक दिन जब मैं मेरे से रहा नहीं गया और मैं शराब पीकर आ गया और मेरी वाइफ ने पूछा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुमको तो मैंने बताया था पहले ही, मैं तो शराब पीता हूँ कभी कभी। तो उसने भी उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन दोस्तों यहीं से जैसे ही मेरी शर्म मेरे वाइफ के आगे टूटी तो वो जो मेरा पीने का रोटेशन था वो बढ़ने लगा। और शुरुआत में तो मैंने महीने में 2-3 बार शराब पीकर उसके पास गया, घर पर आया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जो चक्कर था शराब पीने का वो बढ़ने लगा और वो सप्ताह में 1-2 बार तक आ गया। और बीच में कभी कभी मेरी वाइफ को लेकर, इस बात को लेकर मेरी वाइफ से बहस भी हुआ करती थी और उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि मैं ज्यादा शराब पीने लगा हूँ। लेकिन मैं ये बोलकर उसको चुप करा दिया करता था कि देखो मैं तो बड़ा डिसेंट आदमी हूँ यार, मैं शराब पीता हूँ, चुपचाप घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं कभी किसी से गाली गलौज करता नहीं हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा मैंने किया नहीं, किसी से उधार लेकर मैं शराब पीता नहीं हूँ, तो मैं क्या शर्त समस्या है। और ये बात बोलकर मैं अपनी वाइफ को चुप करा दिया करता था। उसे भी कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ यार और कोई प्रॉब्लम तो मेरा हस्बैंड मेरे को देता नहीं। और मेरे को इस चीज पे बड़ा गर्व होता था कि यार देखो मैं कितना डिसेंसी से शराब पीता हूँ, मैं ऐसा दूसरे शराबी जैसा थोड़ी हूँ। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहा और वो जो मेरे पीने की आदत थी वो जो सप्ताह में 2-3 बार मैं पी रहा था वो रोज पे आने लगी थी और रोज पे आ गई थी। और हर शाम शाम मेरे को शराब चाहिए होती थी।
हालांकि थोड़ा सा लेट नाइट में पिया करता था, 7 बजे आज। लेकिन ये चक्कर बढ़ता रहा, धीरे 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 वो दोपहर की शराब, सॉरी शाम की जो शराब थी वो कब दोपहर पे आ गई मेरे को ये पता नहीं चला। और जब दोपहर पे आई तो हमारे घर में और थोड़ी कलह होने लगी। मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं इस तरह से शराब का सेवन करने लगा हूँ। और काफी गिड़गिड़ाना होता था, रोना होता था। मेरी वाइफ, मेरे पिताजी बार बार मेरे से पूछा करते थे कि भाई तेरे को क्या समस्या है, तू क्यों ऐसा इस तरह से शराब पी रहा है, रोज रोज शराब पी रहा है। मेरे पिताजी ने यहाँ तक आके मेरे पिताजी समझ गए थे कि यार ये शराब इसको पीने की इसकी आदत है, तो उन्होंने मेरे को इतनी परमिशन दे दी थी कि भाई कभी कभार शराब शराब पी लिया कर। और उनका यही कहना था कि यार कभी कभार कभार शराब पीने में क्या दिक्कत है, क्योंकि उन्हें तो इस बीमारी के बारे में कुछ मालूम नहीं था और मुझे भी इस बीमारी के बारे में कुछ। तो मैं भी उनसे ये प्रॉमिस किया करता था कि हाँ ठीक है मैं सप्ताह में 1 दिन पिया करूंगा, लेकिन यार दोस्तों ऐसा मैं कर ही नहीं पा रहा था। और इस वजह से काफी रोना पिटना घर में हुआ करता था। कस्में मुझे दी जाती थी, मैं भी कस्में खाया करता था, लेकिन अगले दिन वही हाल हो जाता था। फिर जाके मैं शराब पी लिया करता था और धीरे धीरे ये चीज सुबह पर पहुंच गई। अब मेरा जो पैटर्न था वो बिंज पैटर्न, मेरे को ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन शराब पीकर छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर शराब पीने लगते हैं, ऐसे पैटर्न को बिंज पैटर्न कहा जाता है। तो इस तरह का पैटर्न था। वो शराब मेरी सुबह पर आ गई। और जब सुबह पर आई तो ऐसा सर्कल चलने लगा कि 4-5 दिन तो मैं सुबह से उठ के शराब पीने पहुंच जाता था, फिर मैं रोक दिया करता था। और इस वजह से मेरी जॉब में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। और मेरे जो अथॉरिटी सीनियर अथॉरिटीज हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। हालांकि वो मेरे को झेल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मेरा वो सर्कल था वो टूट नहीं रहा था शराब पीने का। यही मेरा चलता रहता था, साल भर मेरा यही प्रोसेस चलता रहता था कि 2-4-5 दिन लगातार शराब पी, और जब भी जो ये 2-4-5 दिन आया करते थे महीने में या 2 महीने में, तब मैं अपनी जॉब से भी छुट्टी ले लिया करता था। और इस तरह से पूरी तरह मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और कुल मिला के ये कहूँ तो मैं शक्तिहीन था, मैं शराब छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन ये चीज मैं मानने को तैयार नहीं था कि यार मैं यहाँ पर शक्तिहीन हूँ शराब के सामने। और कभी लगता भी नहीं था यार मुझे, तब भी यही लग रहा था कि नहीं मैं छोड़ दूंगा। फिर मेरी वाइफ ने, मेरे परिवार वालों ने सजेस्ट करा कि यार साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हो सकता है उससे कुछ फायदा हो जाए। लेकिन यहाँ भी मेरे को बड़ी दिक्कत थी। मुझे लग रहा था कि यार ये कोई समस्या थोड़ी है, कि ऐसी कोई समस्या थोड़ी है जो डॉक्टर दूर कर देगा, दवा दे देगा, इसको तो मैं ही ठीक हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट करा तो मैं डॉक्टर के पास गया, साइकियाट्रिस्ट को मैंने दिखाया, उसने दवाई लिखी। कुछ दिन तक मैंने शराब नहीं पी, शायद इस दर्द के कारण के बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं मेरे घर वाले, ये सब भी करना पड़ रहा है। मैंने शराब नहीं पी, लेकिन वो सिलसिला ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता था यार दोस्त। फिर मेरे घर वालों ने दूसरे उपाय तलाशना शुरू करे। कभी वो किसी बाबा के यहाँ मेरे को लेकर जाया करते थे, कभी किसी देव स्थान पर मेरे को लेकर जाया करते थे, मन्नतें किया करते थे, कहीं कोई दवा पिला के लेकर आ जाते थे, कभी कोई डोरा मेरे हाथ में गले में बंधवा के ले आते थे। मेरी माँ व्रत किया करती थी, मेरी वाइफ व्रत किया करती थी, मन्नतें किया करती थी, लेकिन यार इन सारी चीजों का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन मेरी शराब रुक जाती थी किसी तरह, लेकिन वापस से जल्दी ही मेरी वो स्थिति हो जाए। और इस चीज से मैं बहुत ज्यादा पतंग आ चुका था। और अब कहीं ना कहीं जहाँ पहले मेरे को लगा करता था कि यार मुझे नियंत्रित होकर नियंत्रित तरीके से शराब पीनी चाहिए, मैं ज्यादा शराब पीने लगा हूँ, वहीं कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ख्याल अब आने लगे थे कि नहीं यार अब मेरे को शराब बंद करनी पड़ेगी। लेकिन स्थिति दोस्तों ये मेरी हो गई थी कि मैं शराब बंद नहीं कर पा रहा था। चाह कर भी मैं उसको रोकने में असफल था। और जब मैं बहुत ज्यादा शराब पी लिया करता था तो मैं अपनी वाइफ के सामने रोया करता था और मैं कहता था यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और भगवान या जैसा तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मेरे उसमें था नहीं, लेकिन मैं रोया करता था और रो के करता था मतलब किसी से भी ऐसे दुआएं मांगा करता था कि यार मेरे को बचा लो यार किसी भी तरह से। और दोस्तों कहीं ना कहीं यार ये इच्छा कैसे काम करी मुझे नहीं मालूम है। और मेरे को ए का मैसेज मिला। हालांकि जिस जगह मैं रहता हूँ खाते गाँव, वहां पर मेरे को ऐसे ए का मैसेज मिलने की कोई संभावना थी नहीं, क्योंकि वहां पर किसी को कुछ पता नहीं है ए के बारे में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं होती थी। नियरेस्ट मीटिंग जो थी वो 125 किलोमीटर दूर है, इंदौर और भोपाल में। तो और मैसेज भी मुझे मेरे को खाते गाँव में मिला नहीं। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ था अमरावती में, वहां पर एक न्यूज़पेपर में कहीं मेरी सिस्टर ने एक खबर देखी और उस खबर का टाइटल ये था कि समुपदेशन से शराब छुड़वाएं। समुपदेशन शायद वो शेयरिंग के बारे में उन्होंने लिखा था। और मेरी सिस्टर ने जैसे ही वो खबर पढ़ी तो मुझे बताया कि भैया ये देखो ये ऐसी कोई खबर है, तो यहाँ पर जाकर देखो, इनको फोन लगाओ। वहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया हुआ था। तो मैंने तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया और वहाँ मेरी जिन भाई से बात हुई, उन्होंने मेरे को मीटिंग का टाइम थोड़ा बहुत बीमारी के बारे में बताया और मीटिंग के टाइम के बारे में बताया। और मैंने जो बताया कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे और भी आपको बाकी चीजें समझ। और दोस्तों मैं वहाँ पहुंच गया
और वहां जाके मैंने अपनी लाइफ की पहली अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग अटेंड करी। और जैसा कि एक नए शराबी का स्वागत होता है, भव्य स्वागत, मेरा भी वहां पर भव्य स्वागत किया गया। और जब उन भाइयों के अनुभव मैंने सुने तो पूरी तरह मेरी लाइफ से वो रिलेट कर रहे थे। बहुत ज्यादा मेरे को वहां पर बहुत अच्छा लगा, और पहली बार एक नई चीज समझ में आई, क्या शराबी से एक बीमारी होती है। और मेरे को पहले दिन ही इस चीज को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं हुई कि शराबी से एक बीमारी है, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे थे वो सारी चीजें मेरी लाइफ में हो रही। और उसी तरह मैं शराब के पीछे पागल था। उन्होंने मेरे को फिजिकल क्रेविंग के बारे में बताया, मेंटल ऑब्सेशन के बारे में बताया, तुरंत मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने कहा यार सही बात है। और 3 मीटिंग्स दोस्तों मैंने वहां पर करी, और 3 मीटिंग करने के बाद मैं लगभग एक सप्ताह वहां रुका। और बड़ा मेरे को मजा आया, और मेरी शराब रुक गई थी पहले ही मीटिंग से। मैंने कहा यार, क्योंकि मेरे को एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ में आया था कि वो लोग कह रहे थे यार, वन डे एट ए टाइम, हम एक दिन के हिसाब से चलते हैं, एक दिन का प्रोग्राम लेकर चलते हैं कि आज के दिन शराब नहीं पीना। मैंने कहा यार ये तो बड़ी चमत्कारी चीज है, क्योंकि मैं तो आज तक ये सोचता आया था कि आज पी लेता हूँ, कल की शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन ये मेरे को नई चीज बता रहा है, ये कह रहे हैं कि आज शराब नहीं पीना है, कल की कल से देख। तो मेरे को बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, और एक सप्ताह मैं वहां रुका, और एक सप्ताह बाद मुझे वापस अपने टाउन आना था। और मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ था, मेरी वाइफ को मेरी मेरी सिस्टर के पास ही रुकना था। मैं अकेला था, और अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि यार अब तो मेरे को शराब छोड़ने का तरीका पता चल गया, एक सप्ताह से मैंने शराब नहीं पी है। ये तो बड़ी अच्छी योजना है। वन डे एट ए टाइम, एक दिन शराब मत पियो, एक दिन के हिसाब से। आज मैं अकेला हूँ सफर में, अभी मैं शराब पी लेता हूँ, कर जाके यही स्कीम फॉलो करने लगूंगा, वन डे एट ए टाइम। और दोस्तों मैंने वहां पर शराब ले ली। और जैसे ही एक बार शराब पीना शुरू करा, तो फिर सिलसिला, वो जो सर्कल था मेरी शराब का, वापस शुरू हो गया। लगातार लगातार मैं शराब पीने लगा। एक ही जो यादें थी और जो मीटिंग में करके आया था, वो धुंधली पड़ गई मेरे मन से, और वापस मैं शराबित में पड़ गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे चमत्कारी फेलोशिप है यार, जहाँ जितना स्वार्थहीन भाईचारा जो आपको यहाँ एक फेलोशिप में देखने को मिलेगा, और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जब मैं मीटिंग कर रहा था यार, तो वहां पर कुछ भाइयों ने मेरे से कुछ जानकारी ले ली थी, मेरा नंबर उन्होंने ले लिया था। और उन्होंने ये जानकारी ले ली थी कि मेरी नियरेस्ट फेलोशिप कहाँ है। इंदौर और भोपाल के शहरों के नाम उन्होंने मेरे को बताया थे। मैंने कहा हाँ, मेरे टाउन से पास पड़ते हैं, 100-150 किलोमीटर। शायद उनको मालूम था कि मेरे को बहुत जल्दी जल्दी फेलोशिप की जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने वो नंबर लेकर भोपाल के किसी भाई को दिया। और दोस्तों, वहां से आने के बाद मैं 1.5-2 महीने शराब पीता रहा, और अचानक एक दिन मेरे पास एक कॉल आया, और उसने मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य बताया, और उसने ये भी बताया कि मैं भोपाल भोपाल से बोल रहा हूँ। अचानक दिमाग में वो सारी चीजें फिर से रिकैप हो गई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में। उस भाई से कुछ बातें चलती रहीं, और मैंने उसको बताया कि मेरी हालत तो वैसी ही है यार, मुझे शराब तो कोई रुकी नहीं। तो उसने फिर मेरे को कुछ सजेशन दिए। उसने कहा कि यार यहाँ भोपाल आओ, यहाँ भी मीटिंग्स होती हैं, यहाँ और भी। और इस तरह से मैं फिर भोपाल गया, उसी नशे की हालत में मैंने अटेंड करी। और शराब भी मैं पीता जा रहा था, मीटिंग्स भी मैंने 2-3 अटेंड करी। मेरी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्या ईश्वर की कुछ कृपा थी, कहीं ना कहीं मन में ऐसा लग रहा था कि यार किसी तरह छूट जाए, किसी तरह छूट जाए। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि मैंने फैसला किया कि नहीं यार, अब मेरे को शराब नहीं पीना है। और इस बीच में मैं लगातार वो जो मेंबर्स थे ना, उनसे संपर्क में रहा करता था। फोन पे मेरी बातचीत हुआ करती थी। और उस समय ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, उसका कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, 2017 के आसपास की बात। और सिर्फ बात करते करते और प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत समझते समझते मेरे 13 महीने निकल गए। और जब वो 13 महीने बीते, तो सब कुछ मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा। मेरी बढ़िया जॉब चल रही, मेरी वाइफ उसी बीच में प्रेग्नेंट हो गई, और सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा लगने लगा। और दोस्तों अचानक मेरे को लगा कि यार, मेरा जो बुरा दौर है वो खत्म हो गया है। हालांकि मैं ए मेंबर्स के संपर्क में था, लेकिन मेरे को लगता था कि यार ये, अब ये मेरे को इस चीज सारी चीजों की जरूरत नहीं है, वो मेरी समझ की कमी थी। अब मैंने जान लिया है कि कहाँ मैंने गलतियां करी हैं, और अब मेरे को इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो जो मेंबर जिनके मैं संपर्क में था, वो लगातार मुझे कह रहे थे कि भाई अच्छा खासा टाइम तुमको हो गया है, अब तुम्हें प्रोग्राम में आ जाना चाहिए। और मुझे कहा जा रहा था कि आओ, मिलो, हम इस पर और चर्चा करते हैं। और मैं उसमें टाल रहा था। मैंने कहा ठीक है, कभी जाएंगे, तब मौका लगेगा तब जाएंगे। और मैं इसमें टाल मटोल करता रहा, और इस तरह से 13 महीने बीत गए। और यकीन मानिए दोस्तों, इन 13 महीनों में कभी कोई विचार आया नहीं मेरे को शराब, लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती करी प्रोग्राम को हल्के में लेकर। और 13 महीने बाद अचानक से एक मौका ऐसा आया कि मेरे हाथ में फिर से शराब आ गई। और जैसे ही शराब आई, तो फिर से वो सिलसिला शुरू हो गया। और मैं दोबारा उसमें शराबित में पड़ गया। इसी बीच मेरे यहाँ एक बेटी का जन्म भी हो गया था। और जब बेटी का जन्म हुआ, तो वो शराबियत की साथ में चल रही थी। मेरी वाइफ उसके मायके में थी, और मैं यहाँ पर अपने घर पर शराब पी रहा था। और वापस से वही सारी चीजें आ गई। लेकिन दोस्तों एक चीज अच्छी थी कि मुझे कहीं ना कहीं ए पर बड़ा विश्वास था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस पर, और उनके मेंबरों पर बड़ा विश्वास था। तो मैं शराब भी पीता जा रहा था, और उन लोगों से लगातार कांटेक्ट में भी था।
उनसे मैं बातचीत किया करता था और वो मेरे को हमेशा ढांढस दिया करते थे। तो कभी भी किसी भी भाई ने मेरे को ये नहीं बोला कि यार तूने फिर से पी ली है, अब तू शराब नहीं छोड़ सकता, तू इससे दूर नहीं हो सकता। बल्कि हर बार मेरे को मेरा स्वागत ही किया गया, मुझे यही कहा गया कि ठीक है यार, पीली तो पीली, शराबी शराब नहीं पिएगा तो कौन पिएगा, आ जाओ वापस, वापस शुरू हो जाओ, वापस शुरू। तो मतलब यार इतना ढांढस मेरे को मिलता था। और फिर मैं सोब्राइटी में आया, और सोब्राइटी में आया इसी बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो एक भाई के संपर्क में था, बार बार मेरे को इंसिस्ट किया करते थे कि यार तुम्हें अब प्रोग्राम कर लेना चाहिए। लगभग 3 महीने मुझे शराब पिए को सोब्राइटी के हो गए थे। तो मैंने उनसे डिस्कस करा, मैंने कहा यार अभी तो लॉकडाउन लग गया है, अभी कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है, आमने सामने बैठ के करने वाला जो कदम है उसको हम आमने सामने बैठ करेंगे, 5वां कदम। बाकी हम फोन पर भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे को भी आइडिया बड़ा अच्छा लगा और हम लोग फोन पे शुरू हो गए। और बिग बुक रीडिंग हुआ करती थी प्रोग्राम के बारे में। पहली बार मेरे को बीमारी के बारे में इतने डिटेल में चीजें समझ में आने लगी, और मेरे को समझाया गया कि यार शक्तिहीनता क्या है, पहला कदम क्या है, दूसरा कदम क्या है, तीसरा कदम क्या है, ऐसे करके 3 कदम हमारे हुए। और मेरे को भी लग रहा था कि यार हाँ यार, अब मेरे को सारी चीजें समझ में आने लगी हैं। और चौथे कदम की इन्वेंट्री में ले रहा था, और मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि यार 5वां कदम जल्दी से कर लेते हैं अपन ये। और 5वें कदम के बाद बहुत सारे लोगों का मेंटल ऑब्सेशन जो है वो चला जाता है। और जैसे ही उन्होंने बोला ना, तो जिस दिन ये बात उन्होंने बोली उस दिन शाम को मेरे मन में विचार आया कि यार अगर 5वें कदम के बाद मेंटल ऑब्सेशन चला ही जाता है तो क्यों ना एक बार और मैं शराब। तो हालांकि पहला कदम मैंने करा था, मैंने शक्तिहीनता स्वीकार करी थी, लेकिन यार पूरी ईमानदारी से कहीं ना कहीं शक्तिहीनता स्वीकार नहीं करी थी। अगर करी होती तो ये विचार मेरे मन में नहीं आता, और विचार अगर मन में आ भी गया था तो मैं शराब पीने के बारे में कभी नहीं सोचता। तो एक बार फिर मैंने वो शक्तिहीनता को अस्वीकार करा। और जैसे ही मेरे मन में ये बात आई तो मुझे बाहर जाना था। मेरी मदर लॉकडाउन में फंसी हुई थी, मेरी सिस्टर के यहाँ, उनको लेने जाना था। और मैं जब उसमें उनको लेने गया तो चौथा कदम मैं लिख रहा था। रास्ते में एक जगह मुझे शराब की दुकान दिखी। लॉकडाउन में उस समय कुछ समय बाद शराब की दुकानें खोल दी गई थी, मैंने वहां से शराब पी और वापस से वही सर्कल दोबारा शुरू हो गया। और दोबारा शुरू हुआ तो यार ये जो चक्कर था ना, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ये चक्कर बड़ा बार 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 बार। और मैं 2 महीने 3 महीने सोबर हुआ करता था, उसके बाद फिर वापस रिलैप्स हो जाया करता था, फिर सोबराइटी आती थी, फिर रिलैप्स हो जाया करता था। और मैं बड़ा परेशान था। मैं लोगों से ये कहा करता था कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं एक संपर्क में भी हूँ, मैं मीटिंग्स भी करने लगा हूँ, उस समय ऑनलाइन मीटिंग्स भी आ गई थी, मैं मेंबर से बात भी कर लेता हूँ, मैं स्पॉन्सर भी ले लिया है, मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। और हर कोई मेरे को ये कह रहा था कि यार जो शक्तिहीनता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं कहता था मैं स्वीकार कर तो लेता हूँ शक्तिहीनता। और वो मुझे कह रहे थे कि यार पूरी ईमानदारी से यदि तुमने शक्तिहीनता स्वीकार अगर कर ली है तो आपको दोबारा शराब पीना ही नहीं चाहिए। आपके मन में विचार भी आएगा तो आपको पता है शक्तिहीनता मैंने स्वीकार कर ली, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। अगर दोबारा शराब का ग्लास मेरे हाथ में आता है, शराब का घूंट मेरे अंदर जाता है, तो इसका मतलब है कि मैंने शक्तिहीनता को स्वीकार करी ही नहीं। दोस्तों कहीं ना कहीं शक्तिहीनता स्वीकार करने में मेरे को समस्या तो थी, क्योंकि जो घमंड मेरे अंदर था ना, एक जगह कहा भी गया है बिग बुक में कि संपूर्ण पराजय स्वीकार करने की किसको पड़ी है। ये संपूर्ण पराजय मैं भी स्वीकार करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अहम को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती थी। ये चीज मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार बार बार किस जगह मैं फेल हो रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह चलता रहा। एक बार फिर मैं प्रोग्राम में आया, और 5 महीने की सोब्राइटी के बाद एक बार फिर मैं रिलैप्स हुआ, और मैं बड़ा अपसेट था। और मेरी स्पॉन्सर से बात हुई और मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि यार कोई बात नहीं, फिर शुरू हो जाओ। और मैं बड़ा गुस्से में था, और मैंने कहा कि यार अब जो होना होगा देखा जाएगा, ईश्वर के हाथ में अगर सोब्राइटी मिलनी होती है तो मिलेगी, मैं तो शराब पीऊंगा। और मैंने पीनी शुरू कर दी। दोस्तों यकीन मानिए कि 2 दिन के अंदर मेरी स्थिति ये हो गई कि 2 दिन बाद सुबह सुबह 3 बजे मैंने अपने आप को 4 लोगों से घिरा पाया, जो जबरदस्ती मुझे उठाकर ले जा रहे थे और एक वैन में ठूस रहे थे। क्योंकि इतनी ज्यादा शराब मैं पीने लगा था कि मेरे घर वालों को समझ में आ गया था कि यार ये जिंदा बचेगा। और अगली सुबह मैंने अपने आप को एक रेहत सेंटर के अंदर, और जैसे ही मुझे समझ में आया कि यार मेरे को रेहत सेंटर में डाल दिया गया, तो मेरे पैरों तरह से जली। 15-20 दिन तक तो यार मैं रोता ही रहा रेहत सेंटर में। और मेरे घर वालों से बड़ी खुन्नस भी थी, बहुत ज्यादा तो नहीं थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि यार मेरी जिंदगी के लिए उन्होंने डाला, लेकिन फिर भी मेरे को बड़ा गुस्सा सा आ रहा था। धीरे धीरे यार रिहैब का वो समय कट गया, और मैं वापस आया। और वापस आने के बाद फिर कुछ दिनों की सोबराइटी के बाद फिर एक बार रिलैप्स हुआ। और इसी बीच खातेगांव में ईश्वर की कृपा हुई यार कि 2 भाई एल्कोहलिक्स एनोनिमस के खातेगांव रहने आ गए, और यहाँ पर हम लोगों ने फेलोशिप शुरू कर दी। और फेलोशिप शुरू करी और मेरे को सहारा मिला। और मैं इस बात को लेकर बड़ा परेशान था कि यार मैं सोबर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो मेरे को उन भाइयों ने सांत्वना दिया और ये बोला कि यार ये जो फेलोशिप शुरू हुई है और ये सारा तामझाम हुआ है, ये किसके लिए हुआ है।
कि तेरे लिए तो हुआ है। तो मेरे को इस बात पे यकीन हुआ कि हाँ यार ये बात तो सही है, खाते गांव जैसी जगह में कोई संभावना नहीं थी फेलोशिप शुरू, लेकिन उसके बावजूद ये फेलोशिप यहाँ शुरू हुई है, तो कहीं ना कुछ ईश्वर की योजना तो है। तो थोड़ा थोड़ा सा विश्वास बनना शुरू हुआ। दोस्तों, ये तो हो गया था, और मैंने फिर प्रोग्राम भी अपने स्पॉन्सर के साथ लेना शुरू कर दिया था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतना समय मेरे को लग गया, तो मेरे को ये लग रहा था कि यार एक चीज और मेरे को बताई गई थी, थोड़ी सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया बताने में, कि वो जो अपना दिमाग चलाने वाली बात होती है ना, शक्तिहीनता स्वीकार करने के बाद भी अगर मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ तो मैं बार बार शराब पीऊंगा, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी। ये जब मैं ए में आया था और मुझे बता दिया गया था कि इस तरह से मेरी बीमारी काम करती है, तो मुझे तो ये लगा कि यार ये वाले तो बड़े मूर्ख हैं, उनको सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि बीमारी किस तरह से काम करती है, तो ये लोग फिर सोबर क्यों हैं, इन लोगों को तो नियंत्रित तरीके से शराब पीना सीख लेना चाहिए। और मैंने अपने मन में सोचा कि यार मैं इस तरह से शराब पी के दिखाऊंगा, और मैं हर सैटरडे सैटरडे ही शराब पिया करूंगा, हैवी स्नैक्स लेकर बैठा करूंगा, खाना लेकर बैठा करूंगा, ताकि शराब का असर मुझ पर कम हो, और अगले दिन जैसे ही क्रेविंग शुरू होगी मुझे, उससे पहले ही मैं नाश्ता नाश्ता कर लिया करूंगा। और ये तरीका अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मैं शराब पे अपना नियंत्रण नियंत्रण प्राप्त कर सकता हूँ। और ये चीज मैंने अप्लाई करना शुरू कर दी, और दोस्तों मुश्किल एक महीने ये सब चला होगा, लेकिन बार बार वही एक महीने बाद फिर वो संडे भी आ गया, जब मैं सुबह जाके मैंने शराब पी ली, और संडे आने के बाद फिर वो सोमवार भी आया और मंगलवार भी आया, और वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया। दोस्तों फिर जैसे तैसे प्रोग्राम में आया, प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, और जब प्रोग्राम करना शुरू बहुत अच्छे से शुरू करा, तो फिर मेरे को कहा गया कि यार शक्तिहीनता को स्वीकारना है। अब शक्तिहीनता स्वीकारना फिर मेरे लिए एक दुविधा भरी बात थी, मेरे को तो अपनी हार स्वीकार करना ही नहीं था, क्योंकि मेरी हार स्वीकार करने का मतलब है मेरे घमंड को चोट पहुंचाना, है ना। और मेरी तो आदत ही ये थी कि यार अपने आप को सबसे सुपीरियर बताना। मेरे दोस्तों में मेरी आदत ये थी कि अगर मेरे विचारों के विपरीत अगर किसी ने कोई अपने विचार रख दिए हैं, तो मैं उससे तर्क करने लगता था, और तब तक तर्क करता रहता था जब तक कि उसे नीचा ना दिखा दूं, जब तक कि वो बोलना बंद ना कर दे और वो अपनी हार ना मान ले। तो इस तरह का मेरा नेचर था, और इस तरह के नेचर होने के बाद फिर मैं शक्तिहीनता को स्वीकार कर लूं, तो ये चीज बड़े आड़े आ रही थी यार, और ये मेरे को बहुत मुश्किल में डाले हुई थी, कैसे मैं अपनी संपूर्ण पराजय स्वीकार कर लूं, वो भी शराब के सामने। लेकिन जैसे तैसे, क्योंकि चूंकि मेरे पास कोई चारा बचा नहीं था, और मेरी जिंदगी के अनुभव ये कहते थे कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं शक्तिहीनता स्वीकार करने के अलावा, तो जैसे तैसे कहीं ना कहीं शक्तिहीनता स्वीकारी, और अपने आप को ये एहसास दिलवाया कि यार हाँ यार, अब मैं शराब नियंत्रित तरीके से नहीं पी सकता। मेरी जिंदगी के अपने अनुभव ये कहते हैं, लाखों भाइयों की कहानियां मैं रोज सुनता हूँ मीटिंग्स में, वो लोग भी ये कहते हैं, सब लोगों ने सारे प्रयोग करके देख लिए हैं, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे कोई अलग से वरदान प्राप्त नहीं हुआ है, मैं वो काम नहीं कर सकता जो मेरे को बार बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स बता रहे हैं कि ऐसा होना ही संभव नहीं है कि एक असामान्य शराबी किसी भी प्रकार से नियंत्रित तरीके से शराब पी सके। बिल्कुल में लिखा है ना कि एक बार जो टांगे कट गई हैं, हम ऐसे ऐसे इंसान हैं जिनकी टांगे कट गई हैं, और मन में हम ये सोचते हैं कि वो टांगे कभी दोबारा उगाएंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो शक्तिहीनता को यार स्वीकार करना पड़ा। अब जब शक्तिहीनता को स्वीकार कर लिया, तो दूसरे कदम में मेरे को बताया गया कि यार किसी उच्च शक्ति में मुझे विश्वास करना पड़ेगा। अभी उच्च शक्ति की बात से ज्यादा हम बार बार जब प्रेयर करते हैं तो ईश्वर 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 का जिक्र उसमें आता है, और इस ईश्वर शब्द से मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुन्नस थी, क्योंकि ये तो मैं नहीं मानता था कि यार ये दुनिया यूं ही चल रही है, मेरा यही मानना था कि यार कोई ना कोई शक्ति तो इसको चला रही होगी। जैसा कि हमारा हम अज्ञेयवादी चैप्टर है, तो उसमें बताया गया कि हम में से ज्यादातर शराबियों का नेचर इसी तरह का होता है। और जब ईश्वर की बात आती थी तो मेरे मन में तुरंत वो देवी देवताओं के चित्र, इमेजेस, अलग अलग धर्मों के, ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये सारी चीजें आ जाती थी, और इनसे मेरे को बड़ी खुन्नस होती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार ये जो धर्म है सब ये बेकार की चीजें हैं। क्योंकि अगर कोई एक धर्म ही होता, क्योंकि हर आदमी तो यहाँ अपने धर्म की बड़ाई करता है, वो कहता है कि हमारे धर्म का ईश्वर ही पूरी दुनिया को चला रहा है, और अगर ऐसा होता तो किसी एक ही धर्म के लोग इस पृथ्वी पर बचने चाहिए थे, या बचने नहीं भी चाहिए थे तो बाकी जो धर्म के लोग हैं जो दूसरे धर्म ईश्वर को मानते हैं उन्हें तो परेशान रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, हर आदमी का ईश्वर उसके लिए काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे जो है बनाए हुए ईश्वर हैं, गढ़े हुए ईश्वर हैं। तो इस चीज से मेरे को बड़ी खुन्नस थी, और मैं देखता था कि यार धर्म को लेके बड़ी मारामारी होती है, और कहा यह जाता है कि भगवान भक्त के काम आएगा, यहाँ तो भक्त भगवान के लिए लड़ रहा है। तो इस चीज से बड़ी कोफ्त थी, और ईश्वर पर विश्वास करने में मेरे को बड़ी परेशानी थी। मुझे ये कहा गया था कि यार किसी उच्च शक्ति में विश्वास कर लो, इसमें भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत थी, क्योंकि मैं ये तो मानता था कि इस पूरे ब्रह्मांड को कोई ना कोई शक्ति ऑपरेट कर रही है,
लेकिन वो एक उच्च शक्ति अलग से मेरे लिए समय निकालेगी और मेरे लिए काम करना शुरू करेगी, इस बात का मेरे को कतई विश्वास। और ये चीज भी मेरे कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी। हालांकि अगर देखा जाए तो किसी दूसरी शक्ति पे मैं अपने लाइफ में पहले ही विश्वास कर चुका था। जब मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर जो आत्मविश्वास की कमी थी और उस कमी को दूर करने के लिए मैं शराब पी लिया करता था, तो वहां भी तो मैंने किसी शक्ति पर विश्वास किया था ना। वहां भी मैंने शराब को उच्च शक्ति माना था। और मैंने कहीं ना कहीं ये स्वीकार करा था कि यार मेरा जो आत्मविश्वास है लोगों से घुलने मिलने में उसकी जो कमी है, मुझे अपने आप को शेयर करने में जो कमी महसूस होती है, वो कहीं ना कहीं शराब पीने के बाद दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज मैंने उस शराब पर तो विश्वास किया था ना। और जब मैंने बहुत ज्यादा चिंतन करा, मनन करा, और ये चीज मेरे ख्याल में आई कि नहीं यार, ये काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, किसी उच्च शक्ति में विश्वास करना। शराब को भी तो एक समय ऐसा आया था जब मैंने अपनी उच्च शक्ति बना लिया था। ये अलग बात है कि वो उच्च शक्ति मेरी सर्वे सर्वा बनकर बैठ गई, और एक समय ऐसा आया था कि वो पूरी तरह से मेरे को ऑपरेट कर और मेरी बर्बादियां करने पर तुली हुई थी। तो जब ये ख्याल मेरे मन में आया तो फिर मैंने कहीं उच्च शक्ति पर विश्वास करना शुरू करा। अब चूंकि ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि शराब को मैंने अपनी शक्ति माना हुआ था और अब मैं उस शराब को छोड़ने जा रहा था। पहले कदम में जब मैंने हार स्वीकार करी तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो मुझे किसी न किसी शक्ति की जरूरत तो पड़नी ही थी अपनी इस बीमारी से दूर रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं उच्च शक्ति पर विश्वास जागा। काफी सारी बातचीत मेरे स्पॉन्सर से हुई, दूसरे ओल्ड टाइमर से हुई, और सार यही निकला कि भाई यहाँ पर उच्च शक्ति का मानने का मतलब किसी पर्टिकुलर भगवान से मतलब नहीं है। किसी का नाम इसलिए में नहीं लिया जा सकता जाता है, इसलिए ये में कहा गया है अपनी समझ का ईश्वर। और ये कहानी हमने एपी और बिल्डब्ल्यू के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसमें पढ़ी है कि जब उन्होंने बिल्डब्ल्यू से कहा था कि यार अपनी समझ का ईश्वर क्यों नहीं मान लेते, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं यार, अपनी समझ का ईश्वर मैं मान लेता हूँ। मैंने इस चीज पर भी क्वेश्चन किया कि क्या जरूरी है मुझे कोई नाम मानना, कोई मूर्त रूप में उसको स्वीकार करना। तो मेरे से यही कहा गया कि आप निराकार अगर आपको पसंद है, आपका इच्छा है। फिर इस चीज पर भी डिस्कशन हुआ कि यार ये धर्म वन क्या है और ये लोग क्या पागलपन करते रहते हैं धर्म को लेकर। तब मेरे को बताया गया, मेरे स्पॉन्सर के द्वारा ही बताया गया कि भाई वो चीज उनके लिए काम करती है। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे हजारों लोग, लाखों लोग कांवड़ यात्रा लेकर कांवड़ यात्रा में निकल जाते हैं, जुलूसों में निकल जाते हैं, रैलियां करते हैं, भजन कीर्तनों में नाचने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये उनकी सहज धार्मिक निष्ठा को स्वीकार करने की वृत्ति है जो मेरे अंदर नहीं। और दरअसल पागल वो लोग नहीं है, पागल तो मैं हूँ जो मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत आसानी से किसी उच्च शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। मुझे ये समझाया गया कि उस शक्ति पर विश्वास करने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं है भाई। जो चीज तुम्हारे लिए काम कर जाए किसी को भी तुम उच्च शक्ति बना लेते हो। मुझे उदाहरण देकर भी समझाया गया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी ऐसे कई सोबर मेंबर हैं जो काफी समय से सोबर हैं, वो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उन्होंने, किसी ने बिग बुक को अपनी उच्च शक्ति मान लिया है, किसी ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपनी उच्च शक्ति मान लिया है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट भी दिमाग में उतरा। और अ, अब मुझे जो शक्ति की कमी पूरी करनी थी किसी शक्ति के शोध से, तो वो कहीं ना कहीं मन में एक कॉन्सेप्ट बैठाया कि हाँ यार, कुछ शक्ति शक्ति पर मैं विश्वास करता हूँ और ये उस शक्ति मेरे लिए काम करेगी। और धीरे धीरे वो चीज यार दूर हुई, वो दुविधा भी दूर हो गई। और उसके बाद फिर तीसरा कदम मेरे को करने को कहा गया कि यार जब उच्च शक्ति पर विश्वास कर लिया है तो ये भी मान के चलना पड़ेगा कि यार मैं अपनी सारी चीजें उसको सौंप दूं। अब फिर यहाँ पर एक और समस्या खड़ी हो गई कि यार ठीक है, हार स्वीकार कर ली, मान लिया। हार स्वीकार करके ये भी स्वीकार कर ली कि ये कुछ शक्ति मेरी मदद कर सकती है। लेकिन मुझे ये भी कहा गया कि जब किसी उच्च शक्ति पर आप विश्वास कर रहे हो और अपना सब कुछ, अपनी सारी इच्छाएं, सारे एक्शन उसके ऊपर छोड़ रहे हो, वो आपके लिए काम करेगी ये भरोसा करते हुए, तो मेरे मन में ये ख्याल था कि क्योंकि मेरे को ये कहा जा रहा था कि यार अपना दिमाग चलाना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, सब कुछ उसके हवाले कर देना। और मेरे को अपने दिमाग पर बड़ा घमंड था। मैं सोचता था कि यार ऐसा मैं कैसे कर दूं, मैं अपना दिमाग चलाना कैसे बंद कर दूं। और ठीक है यार, कोई उच्च शक्ति मेरे लिए काम करेगी, मैं उस पर विश्वास भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों कुछ भी करना छोड़ दूं। क्योंकि मेरे दिमाग में तो तरह तरह के आइडियाज आते थे ना। सोब्राइटी आ गई है, सोब्राइटी के बाद जो इतना गड्ढा मैंने कर दिया है, मैं लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाया, इकोनॉमिक रूप से कुछ बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तब वो सारी चीजें भरने के लिए तो मेरे को हाथ तक मारना पड़ेगा ना। और बार बार मेरे को ये कहा जा रहा था कि भाई ये सारी चीजें एक तरफ रख दो और सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दो। और चीज को मानने में मेरे को बड़ी दिक्कत। फिर डिस्कशन शुरू हुए, कुछ ओल्ड टाइमर से बात करी, स्पॉन्सर से भी बात करी, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि भाई अपने लाइफ का एनालिसिस करके देख लो और ये पॉइंट आउट करो कि यार कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी योजना से अनुरूप हुई हैं अभी तक मेरी जिंदगी में। और जब मैंने अपनी लाइफ को पूरा का पूरा एनालिसिस करा दोस्तों, तो मैंने पाया कि मेरे जीवन का 90% हिस्सा, बल्कि पूरा ही हिस्सा मेरे अनुसार तो चला ही नहीं। जो मेरी प्लानिंग थी मेरी करियर को लेकर, जिस तरह से मैंने शराब पीना शुरू करा था, और मैंने
शराब को अपने लिए अपने हिसाब से उपयोग में लाने की योजना बना के रखी थी। एक शस्त्र के तौर पर मैंने शराब को यूज करना शुरू करा था, और भी जो दुनिया भर की प्लानिंग मैंने बड़ी बड़ी करी थी अपने युवा अवस्था में, और उसके बाद भी लगातार जो कि मेरा जीवन चलता रहा था, चलता जा रहा था, और तरह तरह की जो दिमाग में योजनाएं चल, वो कोई भी तो मेरे हिसाब से नहीं हुई थी यार। वो तो जैसा जैसा जब होना था वैसा वैसा होता गया। और जब इस चीज को मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि नहीं यार, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ दरअसल। मैं, जैसा कि बार बार बहुत सारे hearings में मैं सुनता हूँ कि डायरेक्टर नहीं हूँ यार, मैं डायरेक्टर बनने की कोशिश करता हूँ, वहाँ सारी गड़बड़ मैं कर देता हूँ। मैं तो एक्टर हूँ, डायरेक्शन तो कोई और दे रहा है, वो मेरा हायर पावर है, वो मेरा ईश्वर है, वट जो भी आप उसे कहना, तो मेरे को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो डायरेक्टर, अपने आप को डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, ये जो पूरा का पूरा शो है मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करने लगूंगा, तो फिर वही की वही सारी गड़बड़ियां होना शुरू हो जाएंगी। और दरअसल अभी तक अपनी जिंदगी में जो भी बर्बादियां मैंने करी हैं वो डायरेक्टर बनने की जो करी है, अगर मैं अभी भी डायरेक्टर बन जाता हूँ तो शक्तिहीनता को स्वीकार करने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं। और फिर वो भाव भी जाता रहा कि नहीं यार, अभी मेरे को सारा का सारा मेरी टीचर के ऊपर छोड़ना। और दोस्तों अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ धीरे धीरे इन सारी चीजों की, हालांकि बहुत ज्यादा इसमें निपुण नहीं हुआ हूँ। मन में संशय अभी भी बना रहता है कि यार ये ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, इन सारी चीजों को मन में लेकर मन में संशय बना रहता है। लेकिन उसके बाद भी ये चीज यार काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। जितना मेरे से बन पड़ता है, जितनी ईमानदारी रखना है इस प्रोग्राम को फॉलो करने में, उतनी ईमानदारी मैं रखता हूँ। आज की डेट में मैं ये जानता हूँ कि यार एक चीज है जो मेरे को 100% करना है, वो है मेरा पहला कदम, यानी कि शक्तिहीनता को स्वीकार करना, वो मैं रोज करता हूँ। इसको रोज मैं प्रैक्टिस में लाता हूँ। बाकी ये प्रोग्राम जितना मेरे को बनता है उतना मैं करता हूँ। अभी सोप राइटिंग में आ गया हूँ, और कल ही के दिन मेरे को 18 महीने पूरे हुए हैं। ऐसा जिंदगी में दोस्तों पहली बार हुआ है, और ये संभव ही नहीं था, और इससे पहले कभी हुआ भी नहीं था, और आगे भी संभव नहीं था अगर इस रास्ते पर, यानी कि ये के बताए हुए रास्ते पर मैं नहीं चलता, और आप दोस्तों का सहयोग और साथ मेरे को नहीं रहता। हालांकि शराब पीने के विचार अभी भी कभी कभी आते हैं, लेकिन इसके पहले तो जब भी शराब पीने के विचार मेरे मन में आते थे, उसके 10 दिन 15 दिन बाद मैं वो गलती कर देता था, वापस शराब मेरे हाथ में आ जाया करती थी। लेकिन अभी भी विचार आते हैं, लेकिन आज की डेट में मेरे को मालूम है कि उनको, विचारों को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे मुझे तुरंत अपने भाइयों के साथ वो चीज शेयर कर देनी है, कैसे मीटिंग में जाके शेयर कर देनी है। अपनी सोबराइटी बरकरार रखने के लिए मुझे जो प्रतिदिन काम बताए गए हैं, जैसे कि प्रार्थना करना है, मेंबर से बात करना है, एक या दो मीटिंग्स अटेंड करना है, लिटरेचर पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी कोताही भी हो जाती है, लापरवाही भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी यार दोस्तों फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बीच बीच में अभी जब मेरी सोबराइटी लगभग 15 महीने 14 महीने 15 महीने की हो गई थी यार, तो अचानक से मेरे को डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी डर की वजह से मैं अभी सोबर हुआ पड़ा हूँ, कि जो इतने सारी बर्बादियां मैंने कर दी हैं, अपने घर वालों को इतना परेशान कर दिया है, इनकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सोबर हो गया हूँ। और ये चीज मैंने अपने स्पॉन्सर से शेयर करी कि यार कभी ऐसा हुआ कि मैं अकेला हुआ जहाँ पर मेरे घर वाले नहीं हुए, और वहां पर मेरे को शराब पीने का अगर मौका मिल गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा ये शराब पी लूं। और मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बहुत तसल्ली दी, और उसके लिए प्रार्थना करने को मेरे को बोला। और दोस्तों यकीन मानिए कि अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसी घटना घटी कि मेरे को बाहर जाने का मौका मिला। और वहाँ हालांकि गया मैं अपनी वाइफ के साथ था, एक शादी का फंक्शन था, और लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था थी महिला और पुरुषों की रुकने की, वो अलग अलग व्यवस्था थी। और वहाँ पर मैं उस होटल में, जिस होटल में के कमरे में मैं रुका हुआ था, मेरे 4 रिश्तेदार और थे, और वहाँ पर शराबी का दौर चल रहा था। वो सभी सोशल ड्रिंकर थे, लेकिन वो लोग सुबह से दारू पी रहे थे क्योंकि उनको और कोई काम था नहीं। दिन भर तो जैसे तैसे मैंने वहाँ निकाल लिया, लेकिन रात को मेरे को बड़ी बेचैनी हो रही थी, और कमरे को छोड़कर आ गया। और जिस जगह महिलाओं को घर में ठहराया गया था, तो वहाँ एक जगह थी, पोर्च जैसी कुछ जगह थी सीढ़ियों के पास, वहीं पर मैंने बिस्तर डाला और वहां मैं सो गया, और उस होटल में मैं रुका नहीं। और वापस आ गया तो मैं एक बहुत बड़ी चीज पर ध्यान देना भूल गया कि यार जिस डर से मैं सता रहा, जो डर मेरे को बार बार सता रहा था कि यार कहीं मेरे को मौका मिला तो मैं कहीं शराब तो नहीं पी लूंगा, तो वो चीज तो यार यहाँ पर हुई नहीं यार। मेरे मन में तो इस प्रकार की कोई योजना ही नहीं आई कि मेरी वाइफ तो रात भर कहीं और सोएगी और मैं कहीं और रुका हुआ हूँ, और यहाँ पर तो मेरे को मौका मिल गया है, मैं शराब पी सकता हूँ। वो सुबह देर तक सोएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो वो योजना योजना मेरे मन ने बनाई नहीं पूरे समय में। और भी एक दो मौके ऐसे आए, और वो सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से चली गई। तो कहीं ना कहीं यार ये संभव हो पाया है उस उच्च शक्ति में विश्वास करने में, शक्तिहीनता स्वीकार करने में, उच्च शक्ति में विश्वास करने में, और वो सारी की सारी चीजें उसको सोबर कर देने में। दोस्तों किसी भाई की शेयरिंग सुन रहा था, और उस भाई ने अपनी शेयरिंग में कहा था
कि जब मेरे को पूरा विश्वास हो जाता है ना, तब मेरा ईश्वर मेरे को कभी शराब नहीं, तब फिर मेरे मन से डर निकल जाता है कि मैं कभी भी दोबारा रिलैक्स होऊंगा या शराब पीऊंगा। और दोस्तों वाकई में आज के दिन सुबह उठ के सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना तो करता ही हूँ, और साथ ही साथ मन में ये चीज भी दोहराता हूँ कि ईश्वर मेरे को, तेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि तू मेरे को दोबारा रिलैक्स नहीं कराएगा या आज के दिन मेरे को शराब नहीं पीने देगा। तो जब मैं ये चीज करता हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ठोस तरीके से ये चीज मेरे लिए काम करती है। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता है यार, आज की डेट में जब मैं सोब्राइटी को, इतना समय हो चुका है और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस समय सोब्राइटी को। लाइफ की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं तो आती रहती हैं एज इट इज, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हम मनुष्य हैं, तो बिना ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, वो सारी चीजें तो आती हैं, लेकिन शराब के बिना जीवन इतना अच्छा होगा इस बात की मैंने कल्पना कभी नहीं। आज के दिन सोबर रहता हूँ तो अपने घर वालों को पूरा समय दे पाता हूँ। मेरे पिताजी के चेहरे पर बहुत खुशी है, हालांकि उनको चलने फिरने में आजकल दिक्कत आने लगी है, लेकिन बड़े खुश रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं। एक समय ऐसा भी था जब वो पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन पूरी तरह मेरी वाइफ का चेहरा काला पड़ गया था, सूख गया था। और मेरे पूरे के पूरे परिवार को सिर्फ ये चिंता थी कि, क्योंकि मैंने अपनी स्थिति ही ये कर ली थी कि बहुत जल्दी मैं मर जाता। और मेरे घर वालों ने भी कहीं ना कहीं ये मन बना लिया था कि यार शायद, लेकिन आज के दिन बड़ी खुशी होती है यार देखकर। मैं अपनी बेटी को टाइम दे पाता हूँ, काफी सारा वक्त उसके साथ बिताता हूँ, अपने वाइफ को समय दे पाता हूँ, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है, हमेशा एक चेहरे पर एक भरोसा रहता है कि आज के दिन जब मैं शाम को घर लौटूंगा तो उसे उन सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज के दिन मैं कहीं ना कहीं इस चीज को समझता हूँ कि यार कि मैंने अपने परिवार वालों को कितना दुख पहुंचाया है, उसकी कहीं न कहीं भरपाई करने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि मुझे मालूम है कि जो ज़ख्म मैंने उन्हें दिए हैं, वो तो नहीं लौटाए जा सकते। मेरी बीवी, मेरी वाइफ़ की वो हसीन पल, जो उसने रात-रात भर मेरे बाजू में शराब पिया हुआ इंसान, आज मैं इमेजिन कर सकता हूँ इस चीज़ को कि अगर मेरे बाजू में कोई शराब पीकर रात भर पड़ा रहे, तो मैं उसे कैसे टॉलरेट करूँगा। और सालों तक यार मेरी वाइफ़ इस चीज़ को टॉलरेट करती रही। अपने बाप पिताजी का इकलौता लड़का हूँ, और आज मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरी औलाद अगर मेरे साथ ऐसा करे, शराब पीती करा, एक जवान बेटे का शराब पीना अपने पिताजी को और अपनी माँ को कितना दुख पहुंचाता है, आज उस चीज को रियलाइज करता हूँ। और रियलाइज करता हूँ, इन सारी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ रोज, और इन सारी चीजों की भरपाई करने की दोस्तों कोशिश करता हूँ। जो कुछ है ठीक है, जो समय चला गया है उसको तो मैं दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि यार इस प्रोग्राम में बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, फेलोशिप की छत्र छाया रहा, और इसी तरह आप लोगों को साथ बना रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये साथ अगर मुझे छूट गया तो बहुत जल्दी मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा, और मुझे फिर दोबारा कोई बचा नहीं। सही ख्याल आता है तो वापस ये मैं आ जाता हूँ, मिल जाता हूँ, आप लोगों का साथ रहता हूँ। तो समय काफी ले लिया है, ग्रुप का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे को अपने अनुभव शेयर करने का पहला मौका दिया। आज पहला ही मौका था मेरा ऑनलाइन मीटिंग में, और मुझे नहीं पता कि मैंने कितना निभाया जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी भाइयों का भी देता हूँ जिन्होंने पेशेंसफुली मेरे अनुभव को सुना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और सभी का आभारी हूँ दोस्तों। आज के दिन जो सोसाइटी में हूँ, आज के दिन शराब से पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, इस ईश्वर का आभारी हूँ, फेलोशिप का आभारी हूँ, अपने परिवार वालों का आभारी हूँ, और उन सभी का शराबी से दूर रहने में मेरी मदद करी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।